गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। LCR सर्किट आज हम करेंगे क्योंकि हमने LR सर्किट, CR सर्किट, दैट इज इंडक्टर एंड रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, कैपेसिटर एंड रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये टॉपिक पढ़ लिए थे। हम डिफरेंट हमने सेपरेट भी पढ़े थे। रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, इंडक्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, और उनमें हमने फेजर डायग्राम और ये सब हमने पढ़ लिया था। तो देखिए भाई, आज के चैप्टर में हम कंप्लीट ये पढ़ते हैं। LCR सर्किट पढ़ते हैं भाई। देखिए शुरू करते हैं। LCR फेजर डायग्राम, फेजर डिफरेंस, ये सब हमने बनाना है, निकालना है, ग्राफ बनाना है। तो देखिए सबसे पहले LCR सर्किट में हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, रेजिस्टेंस के बाद एक कैपेसिटर कनेक्ट किया और कैपेसिटर के कनेक्शन के बाद एक इंडक्टर कनेक्ट किया। CL तीनों सीरीज में कनेक्ट हो गए और उसके बाद हमने इनको कनेक्ट कर दिया बेटा AC सप्लाई से, जिसका EMF E E0 sin ओमेगा। क्लियर है? अब देखिए बेटा कि अगर हम ये कहें कि इसके अंदर करंट I पास हो रहा है, कितना करंट पास हो रहा है बेटा? I करंट पास हो रहा है। कितना करंट पास हो रहा है भाई? I करंट पास हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे। रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं बेटा, हम कहेंगे कि इन सभी में जो करंट का फेज होगा वो सेम होगा। इन सभी में करंट का जो फेज होगा वो सेम होगा। मेरी बात समझ गए? हमने कहा कि तीनों में जो करंट की डायरेक्शन है वो I है। क्लियर? अब हमने ये बताया कि ये कैसा कॉम्बिनेशन है बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन है तो हमने कहा कि जो हमारा EMF था वो बदल गया, बढ़ गया, कुछ EMF रेजिस्टेंस में चला गया VR, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस VR बोला, कि VR के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है R रेजिस्टेंस के अंदर, और कैपेसिटर के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो VC है, और इंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है? VL। बट हम इनको फेज के साथ बताएंगे कि इनका फेज क्या था, उसके साथ हम शो करेंगे। तो देखिए बेटा, हम यहाँ फेजर डायग्राम बनाते हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ लिखते रहेंगे। तो फेजर डायग्राम में हम क्या कहते हैं बेटा? एक्स एक्सिस, और वाई में क्या लेते हैं? E एंड I। क्लियर? चलो देखिए, अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि सबसे पहले हमारा जो करंट है वो किसमें गया? रेजिस्टेंस में। तो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, VR be potential in resistance in which current is in same phase। समझ आ गया? हम क्या कहेंगे कि जो रेजिस्टेंस है उसके अंदर जो पोटेंशियल है वो क्या है? VR। तो बेटा देखिए, हमने कहा कि ये रेजिस्टेंस है,
समझ आ गया। और ये जो ओ ए पॉइंट जो हमने लिया है इसको मैं वी आर वेक्टर से लिख देता हूं। हमने कह दिया ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू वी आर। क्यों? क्योंकि हम फेज के साथ बताएंगे और हम ये कहेंगे कि इसी डायरेक्शन में करंट है, इसी डायरेक्शन के अंदर क्या है बेटा, करंट है। समझ आ गया होगा। देन हम यहाँ क्या लिख देंगे बेटा, वी आर वेक्टर इज इक्वल टू आई नॉट इनटू आर। फेज आप पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टेंस के अंदर करंट और पोटेंशियल की डायरेक्शन सेम रहेगी, हमने बता दिया वी आर। ठीक है, अगला पॉइंट, अगले पॉइंट में मैं ये बता रहा हूं कि क्या जुड़ा हुआ है, कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर जुड़ा हुआ है तो हम कैपेसिटर के लिए लिखेंगे। सेकंड, हमने क्या पढ़ा हुआ है बेटा, कैपेसिटर के अंदर जो करंट होता है वो लीड करता है, मींस जो इसकी पोटेंशियल है वो इससे पीछे चलती है। समझ आ गया। कितना एंगल पीछे चलती है, 90 डिग्री, π/2 एंगल। हम क्या कहेंगे, वी इन कैपेसिटर VC be potential which is lags behind an angle π/2 with current। करंट से π/2 एंगल पोटेंशियल कहां चल रही है, पीछे चल रही है। अगर पीछे चल रही है तो हम क्या कर देंगे भाई, हमने यहाँ पीछे की तरफ बना दिया, 90 डिग्री पीछे बनाना है भाई। यहाँ हमने बता दिया कि ये एंगल कितना है, π/2 पीछे की तरफ। मींस इसको बी पॉइंट रख देता हूं मैं और यहाँ लिख देता हूं मैं VC वेक्टर। VC वेक्टर इज इक्वल टू क्या कहोगे, I नॉट XC। बोलो, कहोगे कि नहीं, I नॉट XC। और आपको पता है XC क्या होता है भाई, XC इज इक्वल टू 1/ω। ये भी आपने पढ़ा हुआ है, समझ आ गया। और हम क्या कर देंगे, VC वेक्टर इज इक्वल टू OT। पॉइंट क्लियर है, यहां तक समझ आ गया होगा। तो दूसरा हमने क्या जोड़ा हुआ था, कैपेसिटर। क्लियर। अब थर्ड पॉइंट, थर्ड में क्या जोड़ा हुआ है, इंडक्टर। थर्ड पॉइंट यहां लिख देंगे, थर्ड में क्या जुड़ा हुआ है, इंडक्टर। हम कह देंगे इन इंडक्टर VL बी पोटेंशियल विच इज। अब आप बताइए इंडक्टर में पोटेंशियल कहां होती है, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करती है बेटा, लीड करती है तो मतलब इधर एंगल π/2 आएगा, VL दिखा देंगे यहाँ। और ये कितना एंगल आएगा बेटा, π/2। तो क्या कहेंगे, विच इज लीड्स एन एंगल π/2 विथ करंट। ये करंट से लीड कर जाएगी, समझ आ गया। और करंट से लीड करेगी तो क्या होगी, पोटेंशियल VL, π/2 एंगल आगे चलेगी। अब यहां करंट की डायरेक्शन है बेटा, यहां से π/2 एंगल आगे की तरफ जाना है। देखिए मैंने एरो का साइन लगाकर बताया आपसे, यहां हमने लिख दिया VL, समझ आ गया। देन क्या कहेंगे बेटा, OC वेक्टर इज इक्वल टू क्या कह देंगे बेटा, VL वेक्टर। और VL वेक्टर को हम क्या कहेंगे बेटा, करंट मल्टीप्लाई बाई इम्पीडेंस, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस I नॉट XL। समझ आ गया। और I नॉट XL है, XL को क्या कहेंगे बेटा, यहाँ पर ω_L पढ़ा हुआ है, समझ आ गया होगा। तो यहां हमने तीनों फेज बता दिए। क्या देख रहे हैं, यहां पर VL और VC एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो गए। VL और VC देखिए ये एक दूसरे के क्या हो गए, एकदम अपोजिट, क्योंकि π/2 था ना करंट के साथ। तो टोटल कितना हो गया, पाई एंगल का मतलब एक दूसरे से क्या है, एकदम अपोजिट है। समझ आ गया होगा। अब ये दोनों एक दूसरे से एकदम अपोजिट हैं, तो यहां दो पॉइंट आते हैं, सर्किट इज इंडक्टिव और सर्किट इज कैपेसिटिव। ये दोनों पॉइंट पढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। इफ
सर्किट इज इंडक्टिव। अगर आपका जो सर्किट है वो क्या है, इंडक्टिव है, मींस हम क्या कहेंगे बेटा, VL इज ग्रेटर देन VC। अगर सर्किट कैपेसिटिव हुआ, इफ सर्किट इज कैपेसिटिव, then VC is greater than VL। समझ रहे हो। और तीसरा पॉइंट, इफ सर्किट इज रेसिस्टिव, then VC is equal to VL। ये तीन कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छी कंडीशन। देखिएगा मैंने क्या कहा बेटा, इफ सर्किट इज इंडक्टिव, मींस इंडक्टर डोमिनेटेड है तो इंडक्टर के अंदर पोटेंशियल ज्यादा होगी। समझ आ गया। आगे कहा इफ सर्किट इज कैपेसिटिव, अगर कैपेसिटर के पास पोटेंशियल ज्यादा आ गई तो हम कहेंगे कैपेसिटर डोमिनेटेड सर्किट है, VC इज ग्रेटर देन VL, और उसको हम क्या कहेंगे, कैपेसिटिव सर्किट। और अगर दोनों में पोटेंशियल इक्वल हो गई तो सर्किट फिर रेसिस्टिव होगा। समझ आ गया। ये तीन कंडीशन है, ये सबसे लास्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम यहां से शुरू कर देते हैं, इफ सर्किट इज इंडक्टिव। समझ आ गया। हम यहां लिखकर चलेंगे बेटा, इफ VL इज ग्रेटर देन VC। समझ आ गया। और एरो का साइन ना भी लगाओ तो हम मैग्नीट्यूड की टर्म में आपको बता रहे हैं, पोटेंशियल इन इंडक्टर इज ग्रेटर देन पोटेंशियल इन कैपेसिटर। उस केस में क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखिए इंडक्टर की पोटेंशियल जो है वो कैपेसिटर की पोटेंशियल से ज्यादा है, तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों वेक्टर हैं। और दोनों वेक्टर जब एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट है, दोनों वेक्टर एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट है, एक लेफ्ट है तो एक दूसरा राइट है, और एक का मैग्नीट्यूड दूसरे से ज्यादा है, तो क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे में से माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देन हम क्या कहेंगे बेटा, देन रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ किस किस का बेटा, OC एंड OB वेक्टर इज OD बता देता हूं, दैट इज OC माइनस OB इज इक्वल टू OD। समझ आ गया। अब देखिए हमने कहा VL इज ग्रेटर देन VC, तो बेटा इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कहां होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, VL माइनस VC। कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, VL माइनस VC, क्योंकि इधर VL है इधर VC है, एक दूसरे से अपोजिट है, एक दूसरे से अपोजिट है, तो इसकी पोटेंशियल इन इंडक्टर माइनस पोटेंशियल इन कैपेसिटर। अब हमारे पास जो ये हमने बताया, इसको हमने D पॉइंट रख दिया, क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड तो डिक्रीज होगा, पहला मैग्नीट्यूड OC था तो अब दूसरा मैग्नीट्यूड क्या होगा, OD, क्योंकि VC क्या किया जा रहा है, माइनस किया जा रहा है। अब हम क्या कहेंगे, फाइनली वी फाइंड रिजल्टेंट ऑफ, भैया अब हमारे पास वेक्टर है ना, हमारे पास इनिशियली तीन वेक्टर थे, VR, VL, VC, तीनों का हमने रिजल्टेंट निकालना था। हमने इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला, अब उसका रिजल्टेंट किसके साथ निकाल दें, VR के साथ निकाल दें। तो हमने क्या कहा, वी फाइंड रिजल्टेंट ऑफ OD एंड OA। देखिए ध्यान से, OD और OA के बीच में आप रिजल्टेंट फाइंड आउट करोगे। मेरी बात समझ गए। तो सबसे पहले इसका एक स्नैप ले लीजिए, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन हम आगे करेंगे। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ, ठीक है भाई। अब मैं यहां से साफ कर देता हूं। देखिए बेटा, अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं, OD एंड OA,
हम क्या कह देते हैं बेटा, अगर यहाँ इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो बेटा रिजल्टेंट कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। इसको क्या लिख दिया, ई लिख दिया, क्योंकि हमारे पास मेन रिजल्टेंट क्या है, ई पोटेंशियल डिवाइड हुई थी इन तीनों में। तो हम क्या कहेंगे, जो ये ई हमारे पास है ये कितने एंगल्स के साथ है बेटा, ओमेगा टी एंगल से। कितने एंगल से है बेटा, ओमेगा टी। समझ आ गया। तो हम क्या कहेंगे बेटा, ई नॉट इज इक्वल टू क्या कहेंगे बेटा, वी आर वेक्टर प्लस ऑफ, आगे क्या कहेंगे बेटा, वी एल माइनस वी सी। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ई नॉट इज इक्वल टू वी आर स्क्वेयर प्लस ऑफ वी एल माइनस वी सी होल स्क्वेयर। और इसका क्या कर देंगे, अंडर रूट, क्योंकि एक दूसरे पर क्या है, ये दोनों परपेंडिकुलर है। क्योंकि परपेंडिकुलर के लिए ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस 90। कोस 90 तो 0 होता है। मेरी बात समझ गए ना भाई, कोस 90 क्या होता है, 0 होता है। हमने क्या किया बेटा, ई नॉट इज इक्वल टू, ये वैल्यू क्या थी, आई नॉट आर होल स्क्वायर प्लस ये क्या था बेटा, आई नॉट एक्स एल माइनस ये क्या था बेटा, आई नॉट एक्स सी अंडर रूट ई नॉट अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू, यहाँ क्या बच गया बेटा, आर स्क्वायर, क्योंकि आई नॉट सीधा बाहर ले लिया मैंने। ठीक है, आई नोट का स्क्वायर है, अंडर रूट से बाहर आएगा तो आई नोट ही बाहर आएगा, और आई नोट को मैं इधर लेकर आ गया, प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर और अंडर रूट। क्लियर। हमने क्या कहा, यहां पर ई नोट अपॉन आई नोट इज इक्वल टू जेड, ई नोट अपॉन आई नोट इज इक्वल टू क्या बोला, जेड। और इसको क्या कहा हमने, इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट। क्या बोल दिया हमने इसको, इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट। समझ आ गया। हमने इसको इम्पीडेंस का नाम दिया, देन Z इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस बेटा एक्सएल क्या था आपके पास, ओमेगा एल, और XC क्या था आपके पास, ओमेगा सी, और इसका ये आपके पास इम्पीडेंस की वैल्यू आ गई। समझ आ गया। अब आप यहाँ करंट निकालना चाहते हो तो क्या हो जाएगा बेटा, ई नोट बाई जेड। क्लियर है। ई नोट बाई जेड मतलब ईएमएफ अपॉन इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का मतलब मैंने बताया था कि इम्पीड का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय LCR सर्किट, कंप्लीट सर्किट। ये तीनों के तीनों इसमें जुड़े हुए हैं। दूसरी बात, यहाँ करंट का फेज बताना है। आपने क्या कहा कि भाई ये जो एंगल है ना, ये इधर, इस एंगल को हम फाई एंगल मान लेते हैं। कितना एंगल मान लेते हैं, फाई। तो मैं ये कह रहा हूं कि बेटा जहां करंट लिया हुआ है, करंट के साथ और एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बचा, शायद ओमेगा टी माइनस फाई। क्या मैं सही बोल रहा हूं भाई, यहां तक का एंगल कितना है, ओमेगा टी ईएमएफ है, रिजल्टेंट था। यहां से यहां तक का एंगल कितना बताया, फाई। इसका मतलब देन क्या कह देंगे बेटा हम, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फेज डिफरेंस के साथ हमने वैल्यू रख दी। आई नोट की वैल्यू आपको पता है, ई नोट बाई जेड, बोलो मालूम है कि नहीं। तो आपने यहाँ करंट की वैल्यू बता दी है। किसकी वैल्यू बता दी बेटा, करंट की वैल्यू फाइंड आउट करके बता दी है। समझ आ गया। बट अभी भी क्वेश्चन बचा हुआ है, क्योंकि हमने फाई एंगल भी निकालना है। हमें बताना होगा कि इसमें कितना फेज है, ये बताना होगा कि इसका फेज कितना है। तो देखिए ध्यान से, आपने यहाँ फाई की वैल्यू बतानी है। तो देखिए मैं यहाँ एक ट्रायंगल बना देता हूं। मैंने कहा ये है भाई वी आर है, ये इस पर परपेंडिकुलर है। मैंने कहा ये है भाई वी एल। यहां तक क्लियर है, ये वी एल है, और ये क्या है, ईएमएफ रिजल्टेंट है। ठीक है भाई, और ये एंगल कितना है, ईएमएफ के साथ। अगर यहां से परपेंडिकुलर डालूं तो मैं क्या कहूंगा बेटा, ये भी क्या हो गया आपके पास, वीएल हो गया। बोलो हो गया कि नहीं। यहां वीएल की डायरेक्शन में ओ डी लिया हुआ था, तो ये क्या था आपके पास, वीएल माइनस वीसी, क्योंकि रिजल्टेंट जो ईएमएफ का रिजल्टेंट आया है वो वीएल माइनस वीसी और वीआर के बीच में आया है। यही तो लिखा हुआ है आपने।
इनके बीच का रिजल्टेंट है। तो जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, VL माइनस VC। अब आप फाई एंगल निकालोगे तो टेंजेंट फाई आ जाएगा। 1 मिनट में देखता हूँ वीडियो में आ रहा है कि नहीं, हाँ बिल्कुल आ रहा है। अब यहां से आप मैं बेटा यहाँ वैल्यू रख देता हूँ, यहाँ हम टेंजेंट फाई निकालेंगे। इसको बोलते हैं बेटा इम्पीडेंस ट्रायंगल। क्या बोलते हैं हम इसको, मैं सीधा लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको हटा दो बेशक, ये ट्रायंगल बन गई, इसका नाम है बेटा इम्पीडेंस ट्रायंगल। इम्पीडेंस ट्रायंगल। देखिए बेटा टेंजेंट फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, VL माइनस VC अपॉन क्या हो जाएगा, VR। हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, I नॉट XL माइनस I नॉट XC अपॉन क्या हो गया बेटा, I नॉट इंटू R। अब I नॉट से I नॉट कैंसिल, टेंजेंट फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, XL माइनस XC अपॉन R। और फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स के क्रम में भी लिख सकते हो। अब इसका एक स्नैप ले लीजिए, उसके बाद हम साफ करके थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ये साफ कर दें, इसमें बस इतना ही है। ये तो मैंने बताया था इफ सर्किट इज इंडक्टिव, ठीक है। मान लीजिए हम सर्किट इज कैपेसिटिव की बात करते हैं तो VC इज ग्रेटर देन VL बताना पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट बनाएंगे अपनी बात। देखिए हमने कहा कि VC इज ग्रेटर देन VL, अगर ये कंडीशन है तो कैसे बनेगा, एक्स एक्सिस बनाई, E एंड I लिख दिया यहां पर आपने। देखो बेटा सबसे पहले क्या बनाया था आपने, सबसे पहले आपने बनाया था VR, यहां आपने बताया VR, करंट की डायरेक्शन भी यही बताई OA। उसके बाद आपने क्या जोड़ा हुआ था, कैपेसिटर। कैपेसिटर की डायरेक्शन आपने कहा बताई थी, करंट से π/2 एंगल नीचे, यहां आपने बताया ये π/2 एंगल था भाई, क्लियर। यहां आपने बता दिया OB, इसको BC वेक्टर लिख दिया। उसके बाद आपने क्या कहा था भाई, इंडक्टर है, इंडक्टर की पोटेंशियल को आपने क्या कहा था भाई, π/2 एंगल लीड कर रहा है, तो π/2 एंगल अगर लीड कर रहा है तो हमने ऊपर की तरफ दिखा दिया, ये एंगल π/2, और इस पॉइंट को हमने क्या रख दिया था C, ये VL था। हो गया भाई। अब हमने क्या कहा, VC इज ग्रेटर देन VL, तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, VC माइनस VL आएगा। बोलो आएगा कि नहीं, इस पॉइंट को हमने T पॉइंट रख दिया, क्लियर है। अब हमारा जो रिजल्टेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन, VL और VC का। अब आपने इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो हमारा EMF कहां जाएगा बेटा, रिजल्टेंट E इधर आ गया, आप इसको E नोट लिख सकते हो, और जहां E नोट लिखोगे वो एंगल क्या होता है, ओमेगा टी। आपने लिखा हुआ है, ये तो आपका रिजल्टेंट है। मतलब आपने कहा कि करंट के साथ देखें तो ये एंगल कितना ऊपर जा रहा है, फाई, तो करंट की जो इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी, I नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। पिछले वाले में क्या था, माइनस फाई, इसमें क्या आ रहा है, प्लस फाई, क्योंकि करंट देखो यहाँ है ना, करंट तो ओमेगा टी एंगल यहां तक रह गया, तो इस एंगल को आपने क्या बताया, फाई बता दिया। क्या बता दिया आपने, फाई एंगल बता दिया। समझ आ रहा है। चलो हम इसको भी थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं, कुछ खास नहीं है, वही हमारा EMF इज इक्वल टू E नॉट इज इक्वल टू क्या कहेंगे हम, VR वेक्टर प्लस VL ये VC माइनस VL, VL माइनस VC तो पुराने वाले में था। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालते हो तो E नोट का मैग्नीट्यूड लगाना है, VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL
होल स्क्वायर और इसका क्या कर देंगे अंडर रूट, वही वैल्यू पुट करेंगे आई नोट आर, आई नोट एक्स सी, आई नोट एक्सएल समथिंग, ये सब वैल्यू पुट करेंगे तो ई नोट अपॉन आई नोट इज इक्वल टू जेड विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। पिछले वाले में एक्सएल माइनस एक्ससी आया था, अब की बार एक्ससी माइनस एक्सएल आ गया, समझ आ गया। ये हमारे पास इंपीडेंस आ गई। अब बात आती है फाई एंगल की, कि आपने टेंजेंट फाई निकालना है। जब आप टेंजेंट फाई निकालोगे तो वही इंपीडेंस ट्रायंगल बनानी पड़ेगी। अब की बार जो इंपीडेंस ट्रायंगल बनेगी वो भी इस तरह से ही बनेगी बेटा, क्या बना देता हूं से, क्योंकि हम क्या कहेंगे बेटा, ये हमारे पास है वी आर, ये हमारे पास है वी सी माइनस वी एल। देखो ये पूरा एंगल है ना 90, तो आप देखोगे कि ये क्या है वी आर है, ये एंगल क्या है फाई, यहाँ क्या है आपका रिजल्टेंट ई है, ये तो है आपका ई, तो ये एंगल आपका क्या बन गया फाई, ये क्या है वी सी माइनस वी एल, बोलो है कि नहीं। तो यहां से आप परपेंडिकुलर निकालोगे तो वी सी माइनस वी एल अपॉन क्या लिखोगे वी आर, वही आ जाएगा एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन रेजिस्टेंस। अब टेंजेंट फाई इज इक्वल टू एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन आर, और फाई इज इक्वल टू क्या कर देंगे टेन इनवर्स एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन आर, वही सेम, उसमें एक्सएल माइनस एक्स सी था, इसमें एक्स सी माइनस एक्सएल है, कोई चेंज नहीं है, समझ आ गया। और तीसरे में अगर बात की जाए, तीसरे के अंदर बात की जाए, इफ सर्किट इज रेसिस्टिव, सर्किट कैसा है रेसिस्टिव, उस केस में क्या कहेंगे वीसी इज इक्वल टू वीएल, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और हमारा ईएमएफ वीआर की डायरेक्शन में आ जाएगा। बनाकर दिखा देते हैं, ये ऐसे बनाए, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, हमारा ईएमएफ वीआर और आई तीनों सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे, कोई अलग डायरेक्शन नहीं है, समझ आ गया। ये हमारा VL माइनस VC, VL इज इक्वल टू VC था, सर्किट इज रेसिस्टिव, ये केस सर्किट इज कैपेसिटिव के लिए। अगर आप ये कहोगे इफ सर्किट इज रेसिस्टिव, तो उस केस में क्या करना है, XL इज इक्वल टू XC कह सकते हो और VL इज इक्वल टू VC भी कह सकते हो, समझ आ गया। मीन्स वहां पर जो E नोट की वैल्यू आएगी वो VR वेक्टर के इक्वल आ जाएगी, दैट इज I नोट इंटू R, ये आप कह सकते हो। आपने दूसरा फॉर्मूला क्या लिखा था बेटा, Z इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है R स्क्वायर प्लस ऑफ XL माइनस XC का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट लिखा था, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो XL माइनस XC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, देन Z इज इक्वल टू R, जो इम्पीडेंस है वो रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाएगी, समझ आ गया। यहां तक हमने आपसे सर्किट कैपेसिटिव, रेजिस्टिव और इन सब के बारे में बताया है, ठीक है। अब हम कुछ स्पेशल केस करा देते हैं। देखिए एक स्नैप लेना चाहते हैं तो स्नैप ले लीजिए। बेटा जो बेसिक फॉर्मूले मैं फिर दोबारा से लिख रहा हूं, देखिए मैंने कहा कि Z इज इक्वल टू हमने लिखा था R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर और अंडर रूट लिखा था भाई। एक हमने क्या लिखा था बेटा, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव के क्रम में आ रहा है, प्लस आ जाए फाइव या माइनस फाइव आ जाए, ठीक है, प्लस फाइव आ जाए या माइनस फाइव आ जाए। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, क्लियर। चलो देखिए, अब यहां एक दो कंडीशन पढ़ते हैं। इफ अगर पहला पॉइंट, अगर मैं इसको ये इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा बदल कर लिखूं, Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL क्या होता है बेटा,
ओमेगा एल माइनस एक्स सी क्या होता है ओमेगा सी होल स्क्वायर और ठीक है भाई। इफ ओमेगा इज इक्वल टू 0 एंड ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट मीन्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी या तो 0 हो जाए या इनफाइनाइट हो जाए, देन इन बोथ केस करंट इज 0। दोनों ही केस में करंट क्या होगा 0 होगा। ये पहला पॉइंट है। कैसे होगा वो बताता हूं। बेटा करंट आपने क्या पढ़ा था आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई जे, बोलो पढ़ा था कि नहीं। और अगर आपने ओमेगा की वैल्यू 0 पुट की तो 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का स्क्वायर और उसमें प्लस माइनस सब कुछ क्या होता है इनफाइनाइट, और किसी के भी अपॉन में इनफाइनाइट क्या होता है 0। अब ये कह रहे हो सर हम तो ओमेगा की वैल्यू 0 नहीं ओमेगा की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करते हैं तो 1/इनफाइनाइट 0 हो गया, पर इनफाइनाइट तो यहां जाएगा। मीन्स दोनों ही केस में अगर आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी 0 है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट है तो दोनों ही केस में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। दोनों केस में करंट 0 होगा। अब बात आती है फॉर मैक्सिमम करंट। किसकी बात आती है मैक्सिमम करंट की बात आती है। फॉर मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट किस केस में पास होगा तो उसके लिए हमने क्या कहा बेटा Z इज इक्वल टू हम क्या चाहते हैं देन Z इज इक्वल टू मिनिमम। Z क्या होना चाहिए मिनिमम होना चाहिए, कम से कम वैल्यू होनी चाहिए, इनफाइनाइट थोड़ी होनी चाहिए, मिनिमम चाहिए। और ये मिनिमम किस केस में होगा हम क्या कहेंगे बेटा इस मिनिमम की बात करते हैं तो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट इज इक्वल टू मिनिमम। अब ये मिनिमम किस केस में होगा आप देख लीजिए बेटा, आर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो तो है ही, ओमेगा एक्ससी और एक्सएल की जो वैल्यू है वो तो है ही, बट हम ये कहते हैं कि ये वैल्यू तो 0 नहीं हो सकती बट इनका डिफरेंस तो 0 हो सकता है, बोलो हो सकता है कि नहीं। तो क्या कहेंगे फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी इज इक्वल टू क्या होगा 0। अगर आपको ये मिनिमम वैल्यू चाहिए तो आप क्या कहोगे कि इन दोनों का डिफरेंस 0 आ जाए तो जेड हमारे पास मिनिमम आ जाएगा, आर के इक्वल आ जाएगा। अगर ऐसा है देन जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आर, जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर। इस केस में अगर हम देखते हैं तो ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी, ओमेगा इधर ले आओ एल उधर ले जाओ, मतलब ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 1/LC, ओमेगा इज इक्वल टू 1/अंडर रूट ऑफ LC हो गया। और बेटा अगर हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी भी निकालें तो आपको पता है ओमेगा क्या होता है 2 न्यू होता है इज इक्वल टू 1/√LC और न्यू इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2 अंडर रूट ऑफ LC। दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन। क्या बोलते हैं हम इसको भाई रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। पॉइंट क्लियर हो, हम इसको क्या बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। ये ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन में करंट मैक्सिमम हो जाएगा और इम्पीडेंस रेजिस्टेंस की वैल्यू दैट इज प्योर रेसिस्टिव सर्किट, दैट इज प्योर रेसिस्टिव सर्किट। जो ये सर्किट है ये कैसा हो जाएगा प्योर रेसिस्टिव सर्किट। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहां अगर हम मैक्सिमम आई मैक्सिमम भी निकालना चाहेंगे तो क्या कह देंगे बेटा E0/R। क्या कह देंगे हम यहाँ पर E0/R। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। समझ आ गया होगा। इस केस में Z की जगह पर क्या लिखा जाएगा R लिखा जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्लियर है भाई। तो मैं आपको ये बताना चाहता था दैट इज आपसे कहा जाए व्हाट इज द रेजोनेंस कंडीशन ऑफ द सर्किट तो आपने यही कंप्लीट करके बताना है कि अगर रेजोनेंस कंडीशन होगी। ये रेजोनेंस का मतलब होता है कि ये वो कंडीशन होती है जिस केस में इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों के अंदर पोटेंशियल इक्वल हो जाए।
दोनों के अंदर पोटेंशियल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। और उस केस, जिस केस में इन दोनों के अंदर पोटेंशियल इक्वल होगी, उसमें सर्किट में मैक्सिमम करंट पास हो जाएगा। मेरी बात समझ आ गई होगी। उस सर्किट में क्या होगा, मैक्सिमम करंट पास होगा। पॉइंट क्लियर है। तो ये हमारे पास LCR सर्किट था। अब LCR सर्किट में एक शार्पनेस ऑफ ग्राफ आता है, शार्पनेस ऑफ करंट आता है, वो हम अगले उसमें करवाएंगे। पहले आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए।